डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने व्याकरण में एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, वार्ता लेखन। जैसे मैंने आपको बताया था कि बचपन से ही हमें कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक़ होता है, इसीलिए ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। तो हमने पार्ट 1 में वार्ता लेखन कैसे करते हैं या वार्ता लेखन करते वक्त कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मालूमात हासिल की थी। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवीज़न कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हमने देखा था कि जैसे निबंध में मुद्दे दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, ऐसे ही वार्ता लेखन में भी हमें एग्ज़ाम में मुद्दे दिए जाएंगे और उसके संदर्भ में ही हमें वार्ता लिखनी है। तो पहले तो हमें पॉइंट्स को बराबर समझ लेना है, उसके बाद वही पॉइंट्स में हमारा विषय ढूंढकर उसका विस्तार करना है। जो हमारी वार्ता है उसकी भाषा सरल और प्रभावी होनी चाहिए और जहाँ हमें मुनासिब लगे वहाँ हमें जो संवाद है वो भी ऐड करने हैं और वो भी छोटे और स्वाभाविक सहज होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि वार्ता जो है वो ज़्यादातर अतीत में ही लिखी जाती है, भूतकाल में ही लिखी जाती है, और जो भी कहानी के मुख्य किरदार है या जो भी वाक़या हमारे हमको दिया है उसके ताल्लुक़ से ही हमें मुनासिब हेडिंग लगाना है, शीर्षक देना है। इसके भी अलग मार्क्स ऐड होते हैं। अगर आप शीर्षक नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये ताल्लुक़ से भी आपको शीर्षक अच्छा देना है, जो मुद्दे हैं उसको ध्यान में रख कर देना है। अगर कहानी में कोई बोध हो, ज़्यादातर कहानी में बोध होता ही है, तो वो बोध को पहचान के, वो जो सीख हमें वो कहानी से मिलती है उसको पहचान के कहानी के अंत में हमें वो लिख देना है कि ये कहानी से हमें क्या बोध मिला है। और जो हमारी लिखावट है तो उसमें जोड़नी और विराम चिन्हों का हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको समझाया था। ये सब समझने के बाद हमने एक कहानी देखी थी जिसके मुद्दे यहाँ आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही मुद्दे दिए जाएंगे और इसी पे से आपको अपनी कहानी का विस्तार करना होगा, उसे हेडिंग भी देना होगा और उसमें जो बोध मिलता है वो भी अंत में लिखना होगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि अब जो आपकी 5th यूनिट टेस्ट ली जाने वाली है उसमें भी गुजराती सब्जेक्ट में आपको ये वार्ता लेखन पूछा जाएगा। तो उसके ताल्लुक़ से भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वार्ता लेखन कैसे करते हैं ये आप बराबर समझ लें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो यहाँ पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं और उसके बाद ये पॉइंट पढ़कर समझकर ही आपको कहानी लिखनी शुरू करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक राजा की कहानी थी जो बहुत ही मतलब कि ऐशो आराम में रहता था और इसका एक बहुत ही बुद्धिशाली यानी बहुत ही अक्लमंद प्रधानमंत्री था, इसलिए उसे राजा को काम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी और वो बहुत ऐशो आराम में जीता था। लेकिन ये ऐशो आराम की वजह से और काम नहीं करने की वजह से उसे रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन उसे चिंता होने लगी। उसे लगा कि एक बीमारी है और उसने कई वैद्य को बताया, लेकिन कोई वैद्य से उसे फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन विदेश से एक वैद्य आते हैं और वो उनकी जो दिनचर्या है, मतलब जो पूरा दिन का उनका मामूल है वो ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि पूरा दिन आराम करने की वजह से इन्हें थकान नहीं होती है, काम नहीं करने की वजह से थकान नहीं होती है, इसलिए इन्हें नींद नहीं आती है। और इसीलिए वो एक जादुई बॉल उन्हें देते हैं, दड़ों, और एक दवाई देते हैं और सुबह शाम ये दवाई खाकर और 1 घंटा ये गेड़ी दड़ों खेल कर उनकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो हमने देखा था कि कैसे, तो यहाँ वो थक जाते हैं और ये थकान की वजह से, ये गेड़ी दड़ा की जो रमत है, खेल है, वो खेल के वो थक जाते हैं और ये थकान, शारीरिक थकान की वजह से उन्हें नींद आ जाती है। तो इस प्रकार उनकी जो मुश्किल है वो हल हो जाती है, जो उनकी बीमारी है उसमें उन्हें राहत मिल जाती है।
तो यहाँ हमने ये कहानी में सीखा था कि हमें शारीरिक और मानसिक श्रम करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर बहुत ही आलसू हो जाएगा और हमें नींद की और दूसरी कई तकलीफ़ें हो सकती है। तो यहाँ हमने देखा था कि शारीरिक श्रम ये सभी रोगों का श्रेष्ठ इलाज है। ये हमने बोध पढ़ा था कि हमें परिश्रम करना चाहिए और इसका हेडिंग हमने लिखा था श्रमनु महत्व। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सी छोटी छोटी बातों का हमें और ध्यान रखना है और उसके साथ हम और एक कहानी देखेंगे। तो यहाँ से हम आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। मुद्दानु वांचन અને अर्थग्रहण। जैसे हमने आगे देखा कि आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे तो वो पॉइंट्स का आपको वांचन करना है और अर्थग्रहण यानी दिए गए पॉइंट्स का आपको अर्थ समझना है। उसके बाद मुद्दानु ध्यानपूर्वक वाचवा। जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। मुख्य विषय नक्की करो। पॉइंट्स पढ़कर आपको जो मुद्दों में दिया गया जो मेन विषय है वो आपको तय कर लेना है कि कौन से विषय के ताल्लुक से आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले मनोमन आपको ये तैयार कर लेना है विषय के कौन से विषय के संदर्भ में आपको वार्ता लिखनी है दिए गए मुद्दों के अनुसार। उसके बाद रूपरेखा नक्की करवी। मनी मन उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी है। उसके बाद आरंभ मध्य अंत विचारो कि आप वार्ता की शुरुआत कैसे करोगे, उसके मध्य में क्या लिखोगे और उसका अंत कैसे करोगे। उसके बाद है उदाहरण दृष्टांतों। तो अगर ये विषय के ताल्लुक से आप कोई मिसाल दे सकते हैं तो वो भी आपको वार्ता में लिखनी है। तो ये बातों का आपको ख्याल रखना है। और भी छोटी छोटी बातें हैं जो हम समझ लेते हैं कि वार्ता लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और जरूर जણાય ત્યાં फकरा पाड़वा। जैसे मैंने निबंध समझाते वक्त आपको कहा था कि कंटिन्यू आपको लिखना नहीं है, थोड़े थोड़े अंतर पर, मतलब जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ आपको पैराग्राफ भी बनाना है। फकरा पाड़वा यानी पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद विषयांतर न थવું જોઈએ। ये बहुत ही अहमियत वाली बात है कि जो मुद्दे हमें दिए गए हैं, जो विषय के ताल्लुक से हमें वार्ता लिखनी है वो विषय से हमें हटना नहीं है। वार्ता लिखते लिखते हमारा विषयांतर नहीं होना चाहिए, हमारा जो टॉपिक है वो बदलना नहीं चाहिए। अगर हम मिसाल देते हैं दृष्टांत देते हैं तो वो भी हमें विषय के ताल्लुक से ही देना है जिससे हम वो विषय को और अच्छे से समझ सके। ऐसे उदाहरण हमें देने हैं। तो विषयांतर नहीं करना है। वार्तानी लंबाई योग्य रखवी। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली 4 मार्क्स की ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करनी है। जो मुद्दे दिए हैं और जो कहानी है और मार्क्स के हिसाब से ही आपको उसकी वार्ता की लंबाई रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद है विराम चिन्हों योग्य उपयोग। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया था कि विराम चिन्ह अगर सही जगह पर नहीं हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसे ही हमें खास कर ये निबंध है, पत्र लेखन है, अहवाल लेखन है और इसके बाद जो हम अभी पढ़ रहे हैं वार्ता लेखन, तो इसमें हमें हमारी बात सही तरीके से समझाने के लिए विराम चिन्हों का भी सही इस्तेमाल करना है। सही जगह पे विराम चिन्ह हमें रखना है जिससे कि हम जो कहना चाहते हैं वो अच्छे से स्पष्ट हो सके। अब ये सब समझने के बाद और एक कहानी हम देख लेते हैं जो आपको अपनी नोट में भी लिख लेनी है। और ये कहानी आपने पहले सुनी ही होगी इसलिए आपको अच्छा लगेगा। નીચેના મુદ્દા પરથી વાર્તા લખી વાર્તાને યોગ્ય શીર્ષક આપો। એક ખેડૂત યાને કિસાન, સોનાનું ઈંડું આપતી મરઘી, ખેડૂતનો લાભ યાને ફાયદા, મરઘીને મારી નાખવી, કંઈ ન મળવું, ખેડૂતનું પસ્તાવું અને બોધ। अब यहाँ पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं, हमने इसको रीड भी कर लिया है अच्छे से। अब आपको अपने आप में ये मुद्दों का जो अर्थ ग्रहण है वो करना है। आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी कहानी है और इसका विस्तार हमें कैसे करना है। देख लेते हैं आगे। नीचेना मुद्दा परથી वार्ता लखी योग्य शीर्षक आपो। तो जैसे हमने मुद्दे तो देख ही लिए, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। एक ખેડૂત, સોનાનું ઈંડું આપતી મરઘી, ખેડૂતનો લાભ, મરઘીને મારી નાખવી, કંઈ ન મળવું અને ખેડૂતનું પસ્તાવું બોધ। તો
तो यहाँ हमें ध्यान से पॉइंट्स पढ़ के मन ही मन रूपरेखा बना लेनी है और पूरी कहानी का विस्तार मनोमन करके उसके बाद लिखने की शुरुआत करनी है। एक खेडूत હતો, एक किसान था, તેને एक मरघी હતી, उसके पास एक मुर्गी थी। मरघी जादुई હતી, वो मुर्गी जो थी वो जादुई थी। कैसे? तो તે દરરોજ સવારે સોનાનું એક ઈંડું મૂકતી હતી। वो मुर्गी रोज़ सुबह सोने का एक अंडा देती थी। खेडूत सोनाનું ઈંડું શહેરમાં જઈ વેચી આવતો હતો। जो किसान है वो ये सोने का अंडा जो है वो शहर जाकर बेच देता था और इससे उसे काफ़ी पैसे मिलते थे। તેને ઈંડાની સારી રકમ મળતી હતી। ખેડૂત સુખ ચેનથી રહેવા લાગ્યો, સુખ ચैन से वो रहने लगा। एक दिवस खेडूत ने विचार આવ્યો, देखो जब लालच हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ा थोड़ा हासिल करने के बदले इंसान एक ही साथ सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी वही बात बताई गई है कि एक दिन किसान को क्या ख्याल आता है, उसे शैतान कैसे बहकाता है, लालच होती है उसे और उसे क्या सोच आती है कि आ मरघीने मारीने तेना शरीरमांथी सोनाना बधा ईंडा एक साथे काढ़ी लेवामां आवे तो केवुं सारूं। क्या ख्याल आया किसान को कि अगर ये मुर्गी को मारकर इसके शरीर के अंदर जितने भी सोने के अंडे हैं अगर एक साथ में वो सभी निकाल लूँ तो कितना अच्छा। दररोज सोनाનું ઈંડું વેચવા શહેરમાં જવાની झंझट मटी जाए। रोज़ मुर्गी अंडा देती थी तो रोज़ रोज़ एक एक अंडा शहर में बेचने जाने की जो झंझट है वो भी मिट जाएगी। इस प्रकार उसने सोचा। आम विचारी खेडूते बीजे दिवसे मरघीने मारी नाखी। ये सोच को अमल में रखते हुए उसने क्या किया, किसान ने दूसरे दिन मुर्गी को मार डाला। लेकिन जैसे आप जानते ही है कि उसे क्या हासिल हुआ, पण मरघीना शरीरमांथी सोनाનું एक पण ઈંડું મળ્યું नहीं, लेकिन मुर्गी के शरीर में से एक भी अंडा उसे नहीं मिला। खेडूतने मरघी मारी नाख्यानो घणो पछतावो थयो। उसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तेणे मरघी गुमावी और दररोज मळतुं सोनाનું ઈંડું पण गुमाव्યું। उसने अपनी मुर्गी तो गवा दी और उसके साथ साथ जो रोज़ उसे एक सोने का अंडा मिलता था मुर्गी के ज़रिए वो भी उसने गवा दिया। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार कहते हैं ना कि विनाश काड़े विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश होना होता है तो इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। लालच बहुत ही बुरी बला है, उसने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया, उसे बिल्कुल कुछ समझा नहीं कि वो क्या कर रहा है और उसने गलत कदम उठा लिया और अपनी जो लालच है उसको संतुष्ट करने के लिए मुर्गी को भी मार डाला और जो उसे फ़ायदा हो रहा था उसको भी नुकसान में तब्दील कर दिया। तो आ वार्ता परथी बोध मळे छे कि वधारे लोभ करवा जता पछतावानो वखत आवे छे। तो ये कहानी से हमें क्या बोध मिलता है जो हमें अंत में लिखना है? तो ये कहानी से हमें बोध मिलता है कि लालच बुरी बला है। ज़्यादा लालच करने की वजह से पछताने के सिवाय हमें कुछ हासिल नहीं होता है। अने आ वार्तानुं शीर्षक छे लोभी खेडूत। अब आप चाहे तो अपने हिसाब से शीर्षक रख सकते हैं। लालच बुरी बला मतलब गुजराती में आपको लिखना है कि लोभी खेडूत, के लालच न करवी जोइए, ऐसा अपने हिसाब से आप शीर्षक रख सकते हैं। या लोभी खेडूत या लालचू खेडूत आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वार्ता भी समझ में आई होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि वार्ता लेखन कैसे करते हैं और 2 वार्ता भी मैंने आपको मिसाल के ज़रिए समझाई कि कैसे लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।